तो देखो हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो ये है, चूँकि हम कल जो लास्ट लेक्चर में पढ़े वो पढ़े थे गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की अवधि थी 1813 से 1823, ठीक है। अब अगर 1813 से लेकर 1823 अवधि किसकी है? लॉर्ड हेस्टिंग्स की, ठीक है। अब चूँकि मैं जो बात करने वाला हूँ जो आधुनिक भारत के इतिहास में जो 3 महत्वपूर्ण जो भू राजस्व व्यवस्था होती हैं वही हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। पहली हम पढ़ चुके, जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा जो 2 अन्य भू राजस्व व्यवस्था मेन हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई आधुनिक भारत के इतिहास में, उन दोनों पे इस कंसेप्ट में हम बात करेंगे। और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है पूरे एकाग्रता के साथ, यानी कि पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, जैसे कि पहले भी कई बार सुना होगा, एग्जाम में पूछा भी जाता, और पिछली साल लास्ट दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी, ये कांस्टेबल भर्ती में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कभी किसी ने एग्ज़ाम पिछली साल दिया हो उसे मालूम होगा, एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया भी है। इसके अलावा भी बड़े बड़े एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, सबसे पहले ये जाने। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बिल्कुल ऐसे ही मान के चलिए जैसे कि हम लास्ट कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त को पढ़ो, है ना। तो ऐसे ही मानिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भी जो अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी, ठीक है। यानी कि कैसी व्यवस्था? जैसी कि कॉर्नवालिस ने अपने समय में स्थायी बंदोबस्त चलाया, तो ऐसे ही ये जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था भी जो चलाई गई थी, ये भी यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भी बिल्कुल उसी प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था जो चलाई गई, इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्टार्टिंग की इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैं बता दूं, वो ज़्यादा याद रखनी है, कभी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर पूछे कि कब शुरुआत हुई, तो इसमें देखिए 2 तरीके से शुरुआत हुई थी रैयतवाड़ी की, मैं बता दूं, क्योंकि कई बार क्या है स्टूडेंट एग्जाम में जाएगा फिर इसी विषय पर कंफ्यूज हो जाएगा इसी बात को लेकर। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 2 स्टेपों में स्टार्टिंग हुई रैयतवाड़ी की। एक तो प्रैक्टिकली तौर पर इसकी शुरुआत हुई, यानी कि प्रायोगिक तौर पर, और एक इसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी। तो इसका मतलब 2 चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हो गई। अगर एग्ज़ाम में सीधा ऐसा ही पूछ लिया जाए कि इसकी प्रायोगिक तौर पर शुरुआत कब हुई, तो सीधी सी बात है वो दूसरी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो याद रखें सबसे पहले इसकी प्रायोगिक तौर पर जो शुरुआत हुई थी, प्रैक्टिकली तौर पर 1792 में इसकी शुरुआत हुई, यह हमें याद रखना। अगर पूछे प्रायोगिक तौर पर, दोनों में अंतर होगा जब आगे चल के पढ़ोगे अभी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की मैं लिखाऊंगा बाद में, पहले सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि लिखाना तो बिल्कुल सटीक पॉइंट है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रैक्टिकली तौर पर जो शुरुआत हुई वो 1792 में हुई, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में हुई प्रैक्टिकली तौर पर, क्योंकि उस समय तो उन्हीं की अवधि थी, ठीक है। लेकिन किसके द्वारा की गई, अगर क्वेश्चन ये बनता है तो याद रखेंगे कैप्टन रीड के द्वारा। बहुत ध्यान से सुनिए, एक कैप्टन रीड नामक व्यक्ति थे जो अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति है, यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी है अंग्रेज, उनके द्वारा की गई थी, कैप्टन रीड के द्वारा। 2 चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत 1792 में हुई, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कैप्टन रीड के द्वारा की गई। पूछेगा कहाँ पर की गई, तो याद रखना मद्रास में की गई, या अर्थात तमिलनाडु में, वर्तमान तमिलनाडु में की गई। क्लियर? तो ये तो है प्रैक्टिकली तौर पर इसकी शुरुआत कब हुई। तो मैंने दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ, इन दोनों चीज़ों को याद रखना। लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन अगर ना बने और वो पूछ ले कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 1820 में। ध्यान से सुनिए, 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत हुई थी। पूछेगा किसने की थी, तो आपने कई बार पढ़े होंगे हिस्ट्री में, रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो, समझ रहे हैं। तो टॉमस मुनरो के द्वारा वास्तविक तौर पर रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो दोनों चीज़ों में अंतर हुआ, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर कभी पूछेगा
कई बार तो ऐसा ही एग्जाम में पूछ लेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है, टॉमस मुनरो। अगर टॉमस मुनरो ऑप्शन में ना हो स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखना कैप्टन रीड ऑप्शन में होगा, ज़रूर करना है। ये बात दिमाग में बैठा लेनी है। कई बार एग्जाम में कभी ये सोचो कि प्रश्न गलत है, तो एग्जामिनर हो सकता है उसी हिसाब से पूछना चाह रहा हो कि ये जानते भी हैं नहीं। तो वैसे टॉमस मुनरो संबंधित हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से। अगर टॉमस मुनरो ऑप्शन में ना हो और सेम सवाल यही पूछा गया हो, तो याद रखेंगे फिर कैप्टन रीड, क्योंकि प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले शुरुआत उनके ही द्वारा हुई। क्लियर। अब बात आ जाती है कि वास्तविक तौर पर भी शुरुआत चूंकि 1820 में हुई, टॉमस मुनरो के द्वारा हुई, तो कहाँ शुरुआत हुई, तो याद रखेंगे मद्रास में ही इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले। समझ रहे हैं, कहाँ पर, मद्रास, यानी कि अर्थात वर्तमान समय में तमिलनाडु। ठीक है। अब क्या है कि जो ये टॉमस मुनरो थे, वो पूछ लिया जाएगा कि भाई टॉमस मुनरो कौन थे जिन्होंने इसकी वास्तविक शुरुआत की, तो याद रखेंगे ये उस समय के मद्रास के गवर्नर थे, जो हमें याद रखना। कई बार एग्जाम में बन जाएगा ये सवाल भी कि टॉमस मुनरो कौन थे, मद्रास के गवर्नर थे। 1820 से लेकर 1827 ये मद्रास के गवर्नर रहे। इनका टर्म भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा टर्म, अवधि। टॉमस मुनरो चूँकि इतनी बड़ी व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की, ये बहुत बड़ी व्यवस्था थी। जब आगे आप पढ़ोगे ना, स्टेप बाय स्टेप सुनते चले जाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस इतनी बड़ी व्यवस्था की शुरुआत टॉमस मुनरो ने की। तो सवाल निश्चित रूप से उनके दाएं बाएं से बनेंगे। वो पूछेगा टॉमस मुनरो कौन थे, ये मद्रास के उस समय तत्कालीन गवर्नर थे, कब से कब तक मद्रास के गवर्नर रहे। अगर ये सवाल बन जाए किसी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में, अच्छे ग्रेड के एग्ज़ाम में, तो याद रखेंगे 1820 से लेकर और 1827 ये मद्रास के गवर्नर रहे। कौन? टॉमस मुनरो। ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत टॉमस मुनरो के द्वारा हुई, 1820 में हुई। और पूछा जाएगा उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप जानते ही होंगे, मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताया कि 1813 से लेकर और 1823 लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। ये सवाल भी पूछा जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो क्लियर हुआ इतना। अब ये क्या थी व्यवस्था, यानी कि इसके तहत क्या क्या बातें थी। तो जब मैंने लास्ट लेक्चर में स्थायी बंदोबस्त पढ़ाया था कॉर्नवालिस का, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें भूमि का स्वामी किसे माना गया था, जमींदार को। लेकिन इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपको इतनी बात याद रखनी है, इसमें भूमि का जो स्वामी है वो किसान को माना गया। यही सवाल एग्जाम में सीधा बनेगा कि किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान को माना गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में, इस व्यवस्था में जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान को माना गया था, ना कि जमींदार को। ये अच्छी तरीके से याद रखना। अब की बार किसको माना गया? किसान को। समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये है, या कह दो अर्थात इसका मालिक ये है कि किसान जो था वो भूमि का मालिक था, या कह सकते हैं जो ज़मीन पर मालिकाना हक था वो किसका था? किसान का। क्लियर। इसके तहत क्या टैक्स व्यवस्था थी, किस तरीके से इसका टैक्स निर्धारित किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था का, समझ रहे हैं? तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, ये सवाल जो हिंट पॉइंट है यही ज़्यादा कीवर्ड हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान से समझने हैं, क्योंकि यही पूछे जाने हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का आधार क्या था। तो देखिए इसमें जो आधार था कि इसमें भू राजस्व जो निर्धारित किया गया क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया गया, ना कि उपज के आधार पर। ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। एक ही लाइन में पूरा का पूरा जवाब है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का आधार उपज नहीं बल्कि क्षेत्रफल को निर्धारित किया गया, क्षेत्रफल को आधार बनाया गया। यानी कि कुछ एरिया निश्चित कर दिया और उसका फिर उपज का निकाल कर उसका टैक्स निश्चित कर दिया। अब दूसरी बात ये याद रखनी है कि अच्छा टैक्स था कितना रैयतवाड़ी व्यवस्था में, समझ रहे हैं? तो याद रखना 1/3 या 33%। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में
या पूछा जाएगा रैयतवाड़ी भूराजस्व व्यवस्था में राजस्व की दर क्या निश्चित की गई थी? तो 33% निश्चित की गई थी स्टूडेंट, याद रखना, या 1/3। 100 में से 33 रुपये, 1000 में से 300। क्लियर? तो ये चीज़ निश्चित की गई थी। लेकिन जो मालिक था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, जो भूमि का स्वामी था, वो किसको माना गया? किसान को। इसका अर्थ ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि किसान का पूरा पावर थी। अगर किसान अपनी ज़मीन को बेच भी सकता है, मालिक का मतलब ये होता है कि वो जो मालिक माने गए हैं किसान भूमि के, वो अपनी ज़मीन को बेच भी सकते हैं, यानी कि बेचना, क्रय विक्रय कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी ज़मीन को गिरवी भी रख सकते हैं। यही तो होता, तभी तो मालिकाना हक माना जाएगा। किसका? किसान का। ठीक है, तो टैक्सेस के बारे में मैंने बता दिया, किसान से संबंधित है, ये याद रखना है। इसका क्या परिणाम हुआ, रिजल्ट क्या निकल कर आया इस व्यवस्था का सामने, समझ रहे हैं? अब क्या है कि आप सब जानते होंगे कि किसान का काम एक ऐसा होता है कि प्रतिवर्ष ज़रूरी नहीं है कि खेती हर वर्ष अच्छी हो, कई बार अच्छी भी हो जाती है, कई बार सामान्य रह जाती है, कई बार सामान्य से भी डाउन चली जाती है। ऐसा ही है ना, कई बार। तो इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ कि उन्हें तो क्षेत्रफल के आधार पर 33% देना ही देना था किसान को, समझ रहे हैं ना? तो इससे क्या हुआ, किसान के पास थोड़ा सा भी अधिशेष नहीं बचता था, यानी कि उनके पास इतना भी बकाया पैसा नहीं बचता था कि वह और जो उनकी जो उपज है, उपज बढ़ाने के लिए भी वो उसमें कुछ ना कुछ लगा सकें। इतना पैसा भी किसान के पास नहीं बचता था, क्योंकि उन्हें 33% तो देना ही देना था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, इसका जो रिजल्ट ये निकल कर आया सामने, या कह सकते हैं इसका परिणाम ये हुआ कि किसान कर्ज के अंदर डूबते चले गए, और किसान कर्ज के अंदर डूबे और घर से बेघर हो गए। जब आप आगे चलकर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें जो मुख्य आधार है उस क्रांति का, ये तीनों व्यवस्थाएं आएंगी वहाँ पर। मैं इसीलिए इन्हें पहले से भी अच्छी तरीके से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात वहाँ भी आनी है दोबारा। तो किसान इसी तरीके से तो परेशान होते चले गए, कार्नवालिस की व्यवस्था ने भी परेशान किया, तो रैयतवाड़ी ने भी परेशान किया। ऐसा नहीं है कि अब आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ सभी ज़्यादातर खेतीबाड़ी वाले लोग हैं, तो मैं इसलिए बता भी रहा हूँ, क्योंकि वहाँ क्या है कि हर वर्ष खेती अच्छी नहीं होती है, तो इस कारण से किसान भी यहाँ कर्ज में डूबते चले गए। उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी जो ज़मीन थी जिसके वो स्वामी माने गए वो भी बिक गई, और काफ़ी किसान घर से बेघर भी हो गए। आया कुछ समझ में? ये जितनी भी भूराजस्व व्यवस्था अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई, जितनी भी चलाई गई, चाहे बात करें कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो टॉमस मुनरो की, या फिर मेहालवाड़ी व्यवस्था हो हॉल्ट मैकेंजी की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी भूराजस्व व्यवस्थाओं का एकमात्र मुख्य उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण करना। अगर एक लाइन में समझना चाहते हो तो ये सवाल का आंसर ऐसे भी एग्जाम में कभी बन सकता है कि इन सभी भूराजस्व व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इन सभी भूराजस्व व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य था कि जो जितनी भी भारतीय व्यापार है, भारतीय कृषि का व्यापार है, उसका शोषण करना इनका क्या था, एकमात्र उद्देश्य था। क्लियर हुआ? तो धीरे धीरे किसान डाउन होते चले गए व्यवस्था में। और सबसे बेहतरीन सवाल जो जीडी के हिसाब से भी ले लें और किसी बड़े अपर लेवल के एग्ज़ाम से भी ले लें, अच्छे ग्रेड के एग्ज़ाम से भी ले लें, तो ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 3 भूराजस्व व्यवस्था मेन है भारत के इतिहास में, जैसा कि मैंने अभी बताया भी है तीनों। कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था, ध्यान से सुनिए, और क्या है, मेहालवाड़ी व्यवस्था। आया कुछ समझ में? कौन सी? मेहालवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों भूराजस्व व्यवस्थाओं में अगर कोई सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लागू थी भारत में, तो वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये हमें याद होना चाहिए, 51% भाग पर। क्लियर? हाँ, 51%। ये सवाल सीधा एग्जाम में कभी पूछा जाएगा, इसे अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लो, ये पूछा जाना है।
कि कौन सी भूराजस्व व्यवस्था भारतीय क्षेत्रफल पर सबसे अधिक भारतीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर लागू थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था एकमात्र ऐसी व्यवस्था थी उनमें, जो भूराजस्व व्यवस्था अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लागू थी। 51% क्षेत्रफल पर लागू थी। बात आ जाती है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना है मद्रास, समझ रहे हैं, मद्रास और मुंबई और असम के कुछ भागों में इसकी शुरुआत हुई थी। ये हमें याद रखना, मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद इसे धीरे धीरे भारत के और हिस्से में भी लागू कर दिया गया। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? तो ये तो जो मेन हिंट हैं ये तो हैं किसके, ये हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के, जो आप समझ गए होंगे। क्लियर? इसके बाद मैं बात करता हूँ साथ के साथ, चूँकि इन्हीं के समय की घटना है। मेहताब कहाँ है? मेहताब इस लाइट को निकाल कर उधर लगा दो, इतने देख लो, इधर से ले लो कोई। देखो ये रखा पीछे। तो क्या है कि देखो ध्यान से सुनना है, इन्हें अपना काम करने दो, बाकी आप यहाँ पर कंसेप्ट पर ध्यान दो। एक अब दूसरी जो भूराजस्व व्यवस्था है उसका मैं नाम बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए, चूँकि अब ये बाद में लिखने भी हैं पॉइंट। एक थी मेहालवाड़ी व्यवस्था, आप सुनने ध्यान से सुने इसको, कंसेप्ट को भी। मेहालवाड़ी व्यवस्था कौन सी? मेहालवाड़ी। क्लियर? अच्छा, ये मेहालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो सबसे पहले तो ये याद रखें, मेहालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत, मेहालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भी कब हुई? 1822 में हुई। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए। अब चूंकि 1822 में हुई है, थोड़ा सा समझना है, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल वही थे, कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 1813 से लेकर और 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे। ठीक है? तो मेहालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? याद रखना, ये 1822 में हुई। अब आपके अगर एक सवाल सामान्य रूप से सीक्वेंस में पूछ लेना, कई बार एसआई वगैरह में ऐसे सवाल बन जाते हैं, तीनों भूराजस्व व्यवस्था को देंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, और फिर उनको कहेंगे इन्हें क्रम से लगाइए। सबसे पहले कौन सी आई थी, फिर उसके बाद कौन सी आई थी, और फिर उसके बाद कौन सी आई थी। जैसे कि 1793 कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, 1820 रैयतवाड़ी व्यवस्था, टॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था, और 1822 मेहालवाड़ी व्यवस्था। इस क्वेश्चन को आप तभी सीक्वेंस में कर पाओगे जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा, वरना बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मेहालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो याद रखना, हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक व्यक्ति ने इनकी शुरुआत की, जो कि अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश। हॉल्ट मैकेंजी, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे कि तीनों नाम मैंने सीक्वेंस में आपको बताए भी हैं, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था और हॉल्ट मैकेंजी की मेहालवाड़ी व्यवस्था। अब बात आ जाती है कि ये व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई थी। तो स्टूडेंट, इसमें चूंकि उत्तर प्रदेश का भी विशेष रूप से नाम आ रहा है, तो इसे आप विशेष रूप से याद रखो, चूंकि हम यूपी के निवासी हैं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? मेहालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। और मैं आपको ये बात पहले से भी बता चुका कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जहाँ 3 पॉइंट बन जाएंगे, वह नहीं वाला सवाल बनना तय है। यानी कि ये पूछा जाएगा किस स्थान पर मेहालवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। तो तीनों ऑप्शन में यही होंगे, एक जो अलग होगा वो ही नहीं होगा। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। ठीक है? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? चूंकि 1822 में लागू हुई, और उस समय गवर्नर जनरल भी लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। अच्छा, इसमें भूराजस्व का आधार क्या था? सेम वही बात जो हम पीछे भी पढ़े हैं अभी दूसरी वाली में। तो याद रखना, इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, इतना याद रखो, इसमें संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर टैग भूराजस्व तय किया गया। यानी कि यहाँ क्या, जैसे कि पूरा गांव है, ठीक है, और गांव में जितने भी किसान हैं, जितने भी किसान खेती करते हैं, अब कई बार क्या है, किसी किसान के खेती थोड़ा कम होती है, किसी किसान का थोड़ा पैदावार ज़्यादा होती है, उन्होंने संपूर्ण गांव का
संपूर्ण गांव के जितने भी किसान हैं उसका जो है भू राजस्व तय किया, यानी कि संपूर्ण पूरे गांव की संपूर्ण किसानों का औसत निकालकर भू राजस्व तय किया। और प्रारंभ में भू राजस्व की राशि क्या रखी गई, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो ऐसा पूछा जाएगा कि प्रारंभ में मेहालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत, मेहालवाड़ी व्यवस्था में कितनी टैक्स निश्चित किया गया था, 80%। अब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की जो नीति थी उनसे लोग ज़्यादा परेशान हो गए थे। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि मेहालवाड़ी व्यवस्था में प्रारंभ में कितना भू राजस्व तय किया गया था, 80%। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बाद में मेहालवाड़ी व्यवस्था में कितना भू राजस्व तय किया गया था, 66%। ये हमें याद होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस वाइज दोनों चीज़ें याद हों। और साथ के साथ इतना पॉइंट याद रखना है, इसमें जो गांव का मुखिया होता था, यानी कि गांव का प्रधान, उसको मेहालवाड़ी व्यवस्था का मुखिया बनाया गया। यानी कि जो भू राजस्व जो देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो कौन देगा, गांव का मुखिया अर्थात प्रधान। समझ रहे हैं? तो मेहालवाड़ी व्यवस्था में जो निश्चित पॉइंट 5-6 हैं उन्हें बस याद रखिए कि मेहालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1822 में हुई, अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई। तीसरा पॉइंट, इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में हुई, यह हमें याद होना चाहिए। इसमें भू राजस्व का आधार संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर तय किया गया, संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर तय किया गया। इसमें प्रारंभ में भू राजस्व की दर 80% रखी गई और बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 66%। गांव का मुखिया अर्थात प्रधान को इस भू राजस्व व्यवस्था का मुखिया बनाया गया, प्रधान को, ताकि वो वहाँ से जो भू राजस्व है गांव से कलेक्ट करके कहाँ पहुँचा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। क्लियर हुआ इतना? तो चूँकि रैयतवाड़ी व्यवस्था और मेहालवाड़ी दोनों एक ही गवर्नर जनरल के समय की हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसलिए मैंने इसे एक ही लेक्चर में बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके याद होनी चाहिए। साथ के साथ अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि मेहालवाड़ी व्यवस्था भारत के कितने क्षेत्रफल पर लागू थी, अगर ये सवाल बन जाए, जैसा कि अभी मैंने रैयतवाड़ी में भी बताया, रैयतवाड़ी को तो आप विशेष रूप से याद रखिए, वो तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर लागू थी, 51% का भी पूछा जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार मेहालवाड़ी व्यवस्था भारत के 30% क्षेत्रफल पर लागू थी, ये भी याद रखना। और बची आपकी कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, वो आपके 19% क्षेत्रफल पर लागू थी। तो ये चीज़ें हमें सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये थोड़े डीप सवाल होंगे अगर जब एग्जाम में जाओगे, कठिन सवाल कह सकते हैं, यानी कि कह देते हैं ना, जब भी कभी एग्जाम में ये सवाल आएंगे, देखो मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ की ओर जाएगा। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में 51% क्षेत्रफल पर लागू थी, याद रखिए। मेहालवाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्रफल पर लागू थी, ये भी याद होना चाहिए। और कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्रफल पर लागू थी, ये भी हमें याद होना चाहिए। जितनी भी भू राजस्व व्यवस्था है मैं बता चुका, एक लाइन में समझ लीजिए। इन सभी भू राजस्व व्यवस्था को अंग्रेजों का चलाने का एकमात्र उद्देश्य था भारतीय कृषि जो व्यापार है उसका शोषण करना। क्लियर? इतनी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।